सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से मैं प्रतिभा शर्मा। नमस्कार। द्वितीय वर्ष भूगोल के आर्थिक एवं संसाधन भूगोल, जिसका विषय पूर्व के 2 अध्याय में भी स्पष्ट किया गया है, और वो विषय था आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें पृथ्वी पर जो विभिन्न दशाएं हैं उनके द्वारा मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों का प्रभावित होना अवश्यंभावी है, जिसके विषय में पूर्व के 2 व्याख्यान में हमने प्रभावित करने वाले आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाले कारकों को सूचीबद्ध किया था, जिसमें 7 कारकों का उल्लेख दिया गया था। प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, तकनीकी। तो ये सारे के सारे बिंदुओं के विषय में स्पष्ट किया गया था कि ये सारे के सारे कारक किसी न किसी रूप में विश्व के भिन्न प्रांतों में संपादित आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। तो इनके विषय में जो प्रथम 4 थे उनका हम उल्लेख कर चुके हैं, प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक के विषय में। आज जो शेष बचे हुए प्रभावित करने वाली दशाएं हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आज का प्रथम हम ले लेते हैं राजनीतिक कारक। तो किसी भी प्रांत के सुनियोजित आर्थिक विकास के लिए राज्य की निर्णायक भूमिका होती है। मतलब यदि विकास होना है किसी क्षेत्र विशेष में, तो राज्य की एक अहम भूमिका होती है। तो राज्य में शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, ऊर्जा आदि जैसे सामाजिक व आर्थिक सेवाएं संचालित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अतः राज्य का अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना नितांत आवश्यक हो जाता है। तो अब ये वाली बात कि यदि हम देखें विश्व के भिन्न भागों में, तो अनेकों प्रतिकूल दशाएं देखने को मिलती हैं। जैसे पूंजी का अभाव है, प्राकृतिक संसाधनों का अल्प दोहन है, बचत व विनियोग की कमी देखने को मिलती है, औद्योगिकीकरण का भी अभाव बहुत से प्रांतों में देखने को मिलता है, पूंजी निर्माण में कमी और बढ़ती हुई बेरोजगारी। तो ये सारे के सारे जो दशाएं हैं, ये अर्थतंत्र के विकास में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। अब ऐसी अवस्था में सरकार का ही दायित्व बन जाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन कर सुनिश्चित करे तथा इस हेतु कुशल श्रमिक, पूंजी, उद्यमता, तकनीकी ज्ञान, परिवहन, संचार के साधन, ऊर्जा के साधन आदि उपलब्ध करवाए। तो अर्थतंत्र के विकास में बाधाओं के विषय में एक बार इसको उल्लेखित कर लेते हैं हम कि बाधाएं क्या देखने को मिलती हैं और कहाँ राज्य का या सरकार का या राजनीतिक तंत्र का योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी क्षेत्र के आर्थिक क्रियाकलापों को संपादित करने में, उनको विकसित करने में। तो जो अर्थतंत्र के विकास में बाधाएं हैं वो पूंजी का अभाव, प्राकृतिक साधनों का, जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों का अल्प दोहन, पूर्ण रूप से दोहन नहीं किया जाना, बचत व विनियोग की कमी, विनियोग की कमी, औद्योगिकरण का अभाव, पूंजी निर्माण में कमी, पूंजी निर्माण में कमी
बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बेरोजगारी। तो ये कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जो अनेकों प्रांत में देखने को मिल जाती है। अब ऐसे में सरकार का यदि हस्तक्षेप है, सरकार द्वारा प्रोत्साहन है, तो आर्थिक विकास का एक विकसित स्वरूप उभर कर आ सकता है। तो अब ऐसी स्थिति में सरकार का दायित्व क्या है, इसको भी हम बिंदुओं में अंकित कर लेते हैं कि सरकार के द्वारा प्राकृतिक साधनों का उचित दोहन, उचित दोहन किया जाए। और जब ये उचित दोहन सुनिश्चित हो जाता है तो इसके पश्चात उचित दोहन करने के पश्चात, इसीलिए इस हेतु करने के पश्चात, इस हेतु पूंजी, कुशल श्रमिक, उद्यमता, तकनीकी ज्ञान, परिवहन व संचार के साधन, परिवहन, संचार, परिवहन, 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 उचित दोहन, दोहन करने, कुशल श्रमिक, उद्यम, कुशल श्रमिक जुटाना, उद्यमता, तकनीकी ज्ञान, परिवहन, संचार व ऊर्जा के साधन उपलब्ध कराना। तो ये जो विभिन्न विपदाएं हमारे सांस्कृतिक दृश्यावली के फलीभूत आती हैं, तो उसके लिए सरकार का दायित्व क्या हो जाता है, तो ये हमने इसके विषय में चर्चा की। तो इसीलिए सरकार के दायित्व के प्रभाव बहुत गहरा आर्थिक क्रियाकलापों में देखने को मिलता है। तो अब राजनीतिक कारकों का महत्वपूर्ण प्रभाव क्या है, इसको उल्लेखित कर लेते हैं। यद्यपि सरकार विभिन्न दशाएं, अनुकूल दशाएं या विकास के कई सारे साधन उपलब्ध कराती है, इसके साथ साथ ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो राजनीतिक कारक का महत्वपूर्ण प्रभाव है वो ये है कि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नीतिगत उपाय निर्धारित करना। तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रभाव है, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नीतिगत उपाय निर्धारित करना। तो नीतिगत उपायों का निर्धारण करने में सरकार का बहुत ही अहम भूमिका होती है। तो अब जब ये नीति की जो बात की है हमने, तो ये कौन कौन सी नीति महत्वपूर्ण है इसमें, तो ये जो नीतियां हैं
ये नीतियाँ किससे संबंध रखती हैं? नीतियाँ राजकोषीय, राजकोषीय नीति, मुद्रा संबंधी नीति, मौद्रिक, मुद्रा संबंधी नीति, औद्योगिक नीति, श्रम नीति आदि। तो इन नीतियों के माध्यम से आर्थिक विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण बनता है, तो जिससे कि जो स्थान विशेष में संचालित आर्थिक क्रियाकलाप है वो व्यवस्थित और अच्छे तरीके से संपादित हो सके। तो ये था राजनीतिक कारकों का महत्वपूर्ण प्रभाव। तो अभी हमने जो बिंदु चर्चा की कि किस तरह से सरकार या सरकारी तंत्र किसी भी क्षेत्र विशेष के जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं उनमें उनकी बहुत ही विशेष प्रभाव बना रहता है, उसकी अहम भूमिका होती है। अब हम अगले बिंदु की चर्चा करेंगे, ऐतिहासिक कारक। तो ऐतिहासिक कारक जो जैसा कि स्पष्ट हमने किया है शब्द के रूप में, ऐतिहासिक रूप में, तो ये है कि प्राचीन काल से वर्तमान काल तक अगर हम विश्व के भिन्न प्रांतों में आर्थिक क्रियाकलापों का अवलोकन करें तो ये देखने में आता है कि समय के साथ होने वाले परिवर्तन जो रहे हैं क्षेत्र विशेष में, तो उनका सतत रूप से प्रभाव वहाँ के क्रियाकलापों पर निश्चित रूप से पड़ा है। तो इसको हम क्योंकि ये समय के अनुसार होने वाला प्राचीन काल से वर्तमान काल में होने वाले परिवर्तन के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो हम इसको कालिक प्रभाव के नाम से पुकारें तो ज़्यादा यथोचित होगा। तो ये ऐतिहासिक से अभिप्राय हमारा निकल रहा है कालिक प्रभाव। तो कालिक प्रभाव कैसे देखने को मिलता है, इसके उदाहरण हम विश्व में ले सकते हैं। तो इसके उदाहरण ले लेते हैं। इसके उदाहरण ये हैं कि जो भारत की दामोदर नदी है, अमेरिका की टेनेसी नदी है, चीन की हुआंगहो नदी है, तो प्राचीन काल में आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व तो ये नदियाँ जो थीं, इनसे यद्यपि आंशिक कृषि का कार्य तो होता था, किंतु ये नदियाँ बाढ़ग्रस्त हो जाने के कारण से हमेशा विपदा का कारण बनी हुई थी। लेकिन अब स्थिति के समय के साथ साथ मनुष्य की खोज ने, मनुष्य के निरंतर चलते प्रयासों ने इन नदी को एक सकारात्मक स्वरूप दे दिया है। तो इन नदी का अब वर्तमान में बहुत सारा उपयोग देखने को मिल रहा है। चाहे तो जल विद्युत उत्पादन, तो कृषि उत्पादन तो यहाँ पूर्व में ही हो रहा था, लेकिन वर्तमान में मनुष्य के प्रयास द्वारा यहाँ पर इनके माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा, नौ परिवहन की सुविधा, जल विद्युत, तो ऐसे कई सारे प्रयोग में इन्हें लाया गया है। तो कहने का मतलब है कि जो आर्थिक क्रियाकलाप किसी क्षेत्र विशेष में आदिकाल में थे, तो वो स्वरूप वैसा ही बना हुआ उन प्रांतों में ये आवश्यक नहीं है। समय के साथ साथ इनमें परिवर्तन देखने को मिल जाते हैं। तो इस उदाहरण को हम एक बार अंकित करेंगे कि आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व भारत की दामोदर नदी संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी नदी, संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी नदी एक और उदाहरण ले लेते हैं, चीन की हुआंगहो नदी जो आरंभिक अवस्था में केवल कृषि हेतु ही उपयोगार्थ थी,
थी, वहाँ वर्तमान में अन्य गतिविधियाँ भी, आर्थिक गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं, जैसे कि भी वहाँ अन्य गतिविधियाँ वर्तमान में जैसे जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, नौ परिवहन, जैसे अन्य आर्थिक क्रियाकलापों को भी यहाँ दृष्टिगत किया जा सकता है, उन्हें देखा जा सकता है। अर्थात किसी एक क्षेत्र के संसाधन पर आधारित आर्थिक गतिविधि में ऐतिहासिक काल से वर्तमान काल तक भी कई परिवर्तन देखे जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आर्थिक क्रियाकलापों का इन क्षेत्र विशेष में आदिकाल से वर्तमान में बदलते हुए स्वरूप को अवलोकित किया जा सकता है। अब अगला हम कारक लेते हैं तकनीकी कारक। तो तकनीकी कारक जो तकनीकी है वो मनुष्य के बौद्धिक विकास का प्रतिफल है। तो तकनीकी विकास जो है वो आर्थिक भूदृश्य में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार के प्रभाव डालती है। तो अब अर्थतंत्र पर जो पड़ने वाले सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हैं उनके विषय में हम एक बार स्पष्ट कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, सकारात्मक प्रभाव को हम लेते हैं कि तकनीकी का ही प्रतिफल है कि उत्खनन की प्रक्रिया जिसके माध्यम से दुर्लभ धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा तत्वों की प्राप्ति, ऊर्जा खनिजों की प्राप्ति संभव हुई है। अब कृषि क्षेत्र में कहें तो हरित क्रांति के प्रभाव से भी जो फसलोत्पादन है वो बढ़ती हुई जनसंख्या की बहुत सरलता से आपूर्ति करने में सक्षम हुआ है। फिर औद्योगिक क्षेत्र के विशेष में कहें तो अनेकों जो विकसित संयंत्र हैं उनके माध्यम से औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि देखने को मिली है। संचार और यातायात के क्षेत्रों में भी विकास हुआ है। अनेकों अद्भुत मशीनें बनी हैं जिनके कारण से जो सामाजिक आर्थिक ढांचा है मनुष्य का, वो भी मनुष्य के समाज का वो भी पुष्ट हुआ है, सबल हुआ है। तो एक बार सकारात्मक प्रभाव को हम पुनः अंकित कर लेते हैं। इसके जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं कि तकनीकी क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र के बारे में कर सकते हैं। तकनीकी क्षेत्र में तकनीकी क्षेत्र में नहीं, तकनीकी प्रयास के कारण, तकनीकी प्रयास से उत्खनन आर्थिक क्रियाकलाप द्वारा कई दुर्लभ धात्विक, अधात्विक तथा ऊर्जा के संसाधन प्राप्त हुए हैं। तो ये तकनीकी का ही प्रतिफल है कि खनन का भी विकसित रूप देखने को मिलता है, हुए हैं। तो एक ये लिया हमने उत्खनन के क्षेत्र में। फिर बात करते हैं कि कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि के क्षेत्र में जो आर्थिक क्रियाकलाप में परिवर्तन आया है तो वो है हरित क्रांति। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति, तो ये तकनीकी का ही
विकसित तकनीकी का ही प्रतिफल है, उसका ही प्रभाव है। तो कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आना, हरित क्रांति का आना, औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र में विकसित संयंत्र, विकसित संयंत्र बनाए जाना, जिसके प्रभाव से औद्योगिक विकास का चरम विकास अपने चरम पर देखा जा सकता है। तो संयंत्र, विकसित संयंत्र द्वारा, विकसित संयंत्र द्वारा उत्पादन वृद्धि, वृद्धि का होना। फिर इसके अतिरिक्त संचार और यातायात के क्षेत्र में विकास हुआ है। संचार व यातायात के क्षेत्र में भी विकास हुआ है। अनेकों अद्भुत मशीनों का भी निर्माण तकनीकी कारकों का ही प्रभाव है। तो अद्भुत मशीनों का बनाया जाना। तो जब हम तकनीकी की बात कर रहे हैं तो हमने इसके सकारात्मक प्रभाव कि आर्थिक क्रियाकलाप के क्षेत्र में क्या सकारात्मक प्रभाव तकनीकी के प्रतिफल में देखने को मिलते हैं, ये हमने भी चर्चा की। अब क्योंकि तकनीक का ऐसा नहीं है कि मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा केवल कुछ सकारात्मक पक्ष ही देखने को मिले हैं, इसी तकनीकी के विकास के कारण से अनेकों नकारात्मक पक्ष भी मनुष्य समाज में देखने को मिलते हैं। तो जैसे हम इसकी बात करते हैं, इनका विश्लेषण करने पर, जो तकनीकी विकास है इसका विश्लेषण करने पर हमें ये पता पड़ा है कि अनेकों तरह की विपदाओं का भी मनुष्य समाज को सामना करना पड़ा है, मनुष्य समूह को। तो इसमें तकनीकी विकास के जो दुष्परिणाम हैं, दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो इन दुष्परिणामों को एक बार सूचीबद्ध कर लेते हैं। जैसे प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न होना, फिर जैव विविधता में ह्रास आना, निरंतर कमी आना, जैव विविधता में ह्रास आना। फिर कई ऐसे संसाधन हैं जिनकी समाप्ति की आशंका बन गई है, तो निरंतर उनके दोहन के कारण से संसाधन समाप्ति की आशंका उत्पन्न हो जाना। तो ये अनेकों ऐसी प्रतिकूल स्थितियां हैं जो कि तकनीकी विकास का ही नकारात्मक स्वरूप उभार कर हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। अब ये हमने कहा कि तकनीकी की बात के इसके सकारात्मक प्रभाव भी हैं, नकारात्मक भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर इसके नकारात्मक प्रभाव हमारे सामने उभर कर आते हैं तो इन तकनीकी पर किसी भी प्रकार की रोक कर दी जाए। ये तकनीकी नितांत आवश्यक है किसी भी आर्थिक क्रियाकलाप को अपने सही स्वरूप प्रदान करने में। तो इन सब दशाओं के बाद भी देखें हम तो अर्थतंत्र में तकनीकी का जो महत्व है उसको हम नकार नहीं सकते हैं। तो अब जैसे ये कहें कि
इसी तकनीकी को जिसने नकारात्मक स्थितियाँ उत्पन्न की हैं उसको हम उसमें थोड़ा सा संशोधन करके हम निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि तकनीकी का सहारा लेकर, तकनीकी का सहारा लेते हुए ही, सहारा लेते हुए ही जो संसाधन हैं, उन जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं उनमें संशोधन किया जा सकता है। आर्थिक क्रियाकलाप में संशोधन की आवश्यकता है, जिससे जो संशोधन की आवश्यकता है, जिससे कि जो दुष्परिणाम हमारे सामने उभर कर आए हैं उन पर विराम लगाया जा सके। तो इसमें हम जो प्रयास कर सकते हैं वो ये है कि संसाधनों का, जो संसाधन है, संसाधनों के स्वभाव के अनुरूप, के किस तरह का स्वभाव है संसाधन का, क्या वो चिरस्थायी है या समाप्त प्राय है, या क्या उसके लिए विकल्प के रूप में क्या विकल्प अपनाए जाएं। तो संसाधनों के स्वभाव के अनुरूप, स्वभाव के अनुरूप उनका पुनर्चक्रण विवेकपूर्ण दोहन, वैकल्पिक उपाय, आदि को प्रयोग में लाते हुए पोषणीय विकास के माध्यम से पोषणीय विकास संभव है। तो यद्यपि तकनीकी का सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही प्रकार का प्रभाव था, किंतु ये तकनीकी ही है जिसके माध्यम से पोषणीय विकास भी संभव है। तो ये थे आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न कारक जो हमने आज के तथा इससे पूर्व के 2 व्याख्यान में जिनके विषय में चर्चा की। तो इनमें से कोई सा भी ऐसा कारक नहीं है जिसको हम पूर्णतः नकार दें। संभवतः कुछ कारकों का प्रभाव बहुत ही गहरा और बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है, जबकि कुछ कारक ऐसे हैं कि जिनका प्रभाव हमें विश्व के किन्हीं ही प्रांतों में आंशिक रूप से देखने को मिलता है। किंतु जिन कारकों की हमने चर्चा की ये सभी विश्व के भिन्न भागों में आर्थिक क्रियाकलापों को स्वरूप प्रदान करने में उत्तरदायी हैं। तो आज का हमारा अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद।